नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। मैं हूं राम रघुवंशी और यहां हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक के अंतर्गत इसरो और उसके प्रक्षेपण यान। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में इसरो के प्रक्षेपण क्लास का पार्ट 1 समझा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे इसरो ने प्रक्षेपण यान डेवलप किया और हमारे देश के जो प्रक्षेपण यान है, मतलब कि लॉन्च व्हीकल है, उन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला फेज जो है वह था हमारा एक्सपेरिमेंटल फेज, जहां पर हमने एसएलवी और एएसएलवी जैसे लॉन्च व्हीकल बनाए थे। दोस्तों, वहीं हमने विकास के चरण में, मतलब कि डेवलपिंग फेज में, पीएसएलवी और जीएसएलवी नाम के प्रक्षेपण यान बनाए। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है एडवांस लेवल के या एडवांस फेज के, जिसको हम कहते हैं करंट फेज, वर्तमान का समय। इस वर्तमान पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को समझना, देखना और उनकी डिटेल को अभी हम याद करने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पिछली क्लास का रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ इस क्लास को आगे भी लेकर जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने कल या पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम यहां पर देखने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बेहतर फंडामेंटल रेडी हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है भाई फिलहाल भारत के लॉन्च व्हीकल की सीरीज। मुख्य तौर पर इतने हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर ये मुख्य तौर पर है। ये है एसएलवी। एसएलवी का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था साथियों, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 3 क्या है? 3 इसकी सीरीज है। एसएलवी 1 आया होगा, एसएलवी 2 आया होगा, एसएलवी 3 आया होगा, तो ये एसएलवी है। इससे ही आगे बढ़ाकर हमने बनाया एएसएलवी, मतलब इसको एडवांस कर दिया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये क्या कहलाता है? एएसएलवी कहलाता है। वहीं दोस्तों, ये है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी हमने एक एक्स्ट्रा वर्जन बनाया था, एक्सेल, जो ये है। ऐसे ही दोस्तों, ये है जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 2, है ना। और ये है जीएसएलवी मार्क 3, जिसको हम कहते हैं बाहुबली रॉकेट। दोस्तों, अब तो एलवीएम आ गया है, जो कि वर्तमान पीढ़ी का, या हम कहते हैं एडवांस वर्जन का हमारा लॉन्च व्हीकल है। लेकिन इस बात को समझिए कि ये जो 6 मैंने आपके सामने लॉन्च व्हीकल रखे हैं, इन्हें 3 फेज में हमने बांटा है। शुरू में प्रायोगिक, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल चरण फेज चला। दूसरा है विकास चरण, मतलब कि डेवलपिंग। और फिर चला वर्तमान, मतलब कि करंट फेज। ठीक है, यहां से हमने हमारी पढ़ाई जो है कल शुरू की थी। और फिर हमने इस तरीके से भी देखा था कि भाई प्रायोगिक चरण, विकास चरण और जो उन्नत चरण है, एडवांस फेज है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। फिर हमने बात की थी भाई एसएलवी 3 के बारे में। एसएलवी 3 दोस्तों 1980 में लॉन्च हुआ था, है ना। और इसे डिजाइन किसने किया था? सर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। यह प्रायोगिक स्तर का सैटेलाइट है और इसकी कुल 4 उड़ानें हुई थी, एसएलवी 1, एसएलवी 2, एसएलवी 3 और एसएलवी 4। शुरू की 2 जो उड़ानें थी साथियों, ये असफल रही, जबकि बाद की 2 जो उड़ानें हैं, यह पूरी तरह सफल रही। और इस प्रकार हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया और हम अंतरिक्ष क्लब में, स्पेस क्लब में शामिल हो गए। दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो यह 22 मीटर लंबा था और 40 किलोग्राम, 17 टन इसका वजन था। तो 22 मीटर इसकी लंबाई थी और 17 टन के आसपास इसका वजन था। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो यह 40 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने में ये सक्षम था। ठीक है, और इसका परिणाम क्या रहा दोस्तों? ये पूरी तरह सफल रहा और इसके द्वारा हमने रोहिणी जो सीरीज है उसके सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाया है। ठीक है, ये हमने बातचीत की थी किसके बारे में? एसएलवी के बारे में बात की थी दोस्तों। फिर हमने उसके बाद बात की थी एएसएलवी के बारे में। और एएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, यह एसएलवी का एडवांस वर्जन है। इसे 1987 में लॉन्च किया गया। इसकी भी 4 उड़ानें हुई, 2 उड़ानें सफल रही, 2 उड़ानें असफल रही। परिणाम ओवरऑल सफल रहा। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये उससे थोड़ा और बड़ा था, है ना। इसकी लंबाई जो है वो 24 मीटर है, उसकी 22 थी, इसकी 24 हो गई। उसका वजन जो है वो 17 टन था, इसका 41 टन है, मतलब इसमें ज्यादा पेलोड भरा गया। उसकी क्षमता 40 किलो की थी, इसकी क्षमता 150 किलो की है। दोनों ही लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने वाले सैटेलाइट हैं। और दोस्तों, इसके द्वारा हमने स्रोस सीरीज के उपग्रहों को कहां तक पहुंचाया है? लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाया है,
ये मैंने कल बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, मैं अभी केवल रिवीजन करवा रहा हूं आपका, ताकि हम एक टेबल तैयार कर सकें, क्योंकि साथियों यहां से लगातार क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाइए, जहां पर भी साइंस एंड टेक आएगा वहां पर यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी, साथियों हमने बात की थी PSLV की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यह 1993 में लॉन्च हुआ। SLV 80 में लॉन्च हुआ, ASLV 87 में लॉन्च हुआ, और ये कब लॉन्च हुआ? 1993 में लॉन्च हुआ। दोस्तों इसे वर्क हॉर्स कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का सबसे रिलायबल, भारत का सबसे विश्वसनीय क्या है? प्रक्षेपण यान है। ठीक है दोस्तों, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट काफी ज्यादा है। SLV की हाइट कितनी थी? 22 मीटर। ASLV की कितनी थी? 24 मीटर। दोस्तों इसकी है 44 मीटर, बहुत बड़ा है। इसका वजन है 320 टन। पहले वाले का वजन कितना था? 17 टन। दूसरे वाले का कितना था? 41 टन। और इसका कितना है? 320 टन। और यह 1740 किलोग्राम के पेलोड को, मतलब कि सैटेलाइट को कहां तक ले जा सकता है? लो अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट तक ले जा सकता है। या 1400 किलो को ये कहां तक ले जा सकता है? GTO तक, जियो ट्रांसमिशन ऑर्बिट तक ले जा सकता है। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो यह 95% तक सफल रहा है हमेशा। मतलब इसने 100 उड़ाने अगर ये उड़ेगा तो उसमें से 95 सफल होगी, ये इसका सक्सेस रेट है। और इसके कुछ रिकॉर्ड भी हैं। 2017 में एक विश्व रिकॉर्ड उस समय का हमने बनाया था, अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन फिर भी भारत के नजरिए से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2017 में दोस्तों 104 उपग्रह एक साथ इसमें लगा दिए गए थे और इसने उनको LEO तक पहुंचाया था। इसके अलावा चंद्रयान-1 2008 में और मंगलयान 2013 में, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किए गए। तो PSLV को वर्क हॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगभग सफल उड़ाने उड़ता है, इसलिए ये जाना जाता है। तो दोस्तों ये सब हमने देखा था। इसके अलावा हमने कल ये भी देखा था GSLV के बारे में, और GSLV की लॉन्चिंग हुई है दोस्तों 2001 में। ठीक है, तो SLV 80, ASLV 87, PSLV आपका 1993 और ये 2001। दोस्तों इसकी क्षमता है GEO, मतलब कि जियो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने की, और यह 2500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को वहां तक पहुंचा सकता है। दोस्तों अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 49 मीटर। अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन और बढ़ गया, 420 टन हो गया। और ये भारी उपग्रहों को, संचार उपग्रह, GSAT, मौसम उपग्रह, इसे पहुंचाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों GSLV का मार्क 3 इसी का एक वर्जन है जो बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, और एक लंबे समय तक ये भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट हुआ करता था। अब इसका हमने जो अपडेटेड वर्जन बनाया है उसका नाम LVM हमने रख दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी कल की क्लास का रिवीजन। आज की क्लास शुरू करेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक टेबल हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम एक तुलनात्मक विश्लेषण तैयार कर रहे हैं। हम एक तुलनात्मक विश्लेषण इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सके हमने जो भी पढ़ाई की है उसको। तो देखिए हम पहले टेबल पे यहां पर लिख रहे हैं लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। हमें लॉन्च व्हीकल यहां देखने हैं, और हमने लॉन्च व्हीकल में क्या क्या देखा है? हमने देखा है SLV, फिर हमने देखा है ASLV, फिर हमने देखा है PSLV, और साथ में हमने देखा है GSLV। दोस्तों 4 उपग्रह फिलहाल हमने देखे। दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे इनकी लॉन्चिंग डेट, कि भाई इन्हें लॉन्च कब किया गया। डेट मतलब ईयर हम देखने वाले हैं दोस्तों, डेट तो नहीं देखेंगे, ईयर देखेंगे हम। तो लॉन्च ईयर क्या था इनका, ये हम देखने वाले। दोस्तों SLV को लॉन्च किया गया कब? 1980 में। ASLV को लॉन्च किया गया 1987 में। PSLV को लॉन्च किया गया 1993 में, और GSLV को लॉन्च किया गया 2001 में। इस तरीके से इसकी लॉन्चिंग हुई। ठीक है, चलें फिर अगर हम बात करें कि भाई इनकी हाइट कितनी थी, हाइट की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो SLV था इसकी हाइट थी 22 मीटर, ASLV की हाइट थी 24 मीटर, PSLV की हाइट थी 44 मीटर, और GSLV की हाइट थी 49 मीटर। देखिए कंपेयर करने से सारे आंकड़े सामने आ जाते हैं।
अगर हम इसके वेट की बात करें कि भाई इनका वजन कितना था, तो साथियों इनका वजन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसका वजन था 17 टन, इसका जो वजन था ये था 41 टन के आसपास, तीसरे वाले का वजन था 320 टन, और दोस्तों चौथे वाले का वजन था 420 टन। फिर बात करते हैं इनकी क्षमता, इनकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों यह 40 किलो की क्षमता रखता है, 40 किलो के उपग्रह को LEO तक पहुंचा सकता है। 40 किलो के जो सैटेलाइट उसे कहां तक पहुंचा सकता है? LEO तक। ये जो है ये 150 किलो के उपग्रहों को कहां तक पहुंचा सकता है? LEO तक पहुंचा सकता है। यही तो है इसकी क्षमता। PSLV की बात करें तो PSLV 1740 किलोग्राम के उपग्रहों को कहां तक पहुंचा सकता है? LEO तक पहुंचा सकता है। LEO या पोलर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। और 1400 किलोग्राम के उपग्रहों को ये कहां तक पहुंचा सकता है? ये पहुंचा सकता है GTO तक। और जो लास्ट वाला है GSLV, ये 2500 किलोग्राम के उपग्रहों को कहां तक पहुंचा सकता है? GEO तक पहुंचा सकता है। ये है भाई इनकी बातचीत, ये इनकी बातचीत। तो दोस्तों ये हमने टेबल देखा है, जल्दी से आप भी इसे देख लीजिए। और इसी टेबल के द्वारा आप भाई पूरा का पूरा SLB, ASLB, PSLB और GSLB का जो भी मटेरियल पूछा जाता है एग्जाम में, वो एक ही टेबल से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बातचीत हमें रेडी करनी थी, इसलिए हमने ये रिवीजन किया है। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की हमारी क्लास जो है दोस्तों वो शुरू होगी उन्नत चरण से। याद आ रहा है कुछ? हमने 3 चरणों में हमारी विकास यात्रा को क्या किया है? विभाजित किया है, और उसमें से एडवांस वर्जन पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे एडवांस फेज की। देखिए दोस्तों, जब से 2001 के बाद जब GSLV आया, तो हमने उससे काफी दिनों तक काम चलाया। लेकिन ये जो 21वीं सदी है, इसमें भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना है। और इस दौरान हमने कुछ ऐसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाए जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी अपना जो है लोहा मनवा रहे हैं। ठीक है, खास तौर पे हमने सबसे पावरफुल, भारत का अब तक का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल बनाया। और हम एक ऐसे लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहे हैं जिसे हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, लॉन्च व्हीकल अगर एक बार छोड़ा गया तो फिर वह दोबारा धरती पर लौट कर नहीं आता है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, उसका जो हिस्सा है जो उपयोग में आ चुका है वो टूट के गिरता रहता है। ठीक है, और वो सैटेलाइट को पहुंचाकर आसमान में ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन अब हम बना रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। दोस्तों ऐसे लॉन्च व्हीकल पे हम काम कर रहे हैं जो 100 बार यूज हो सकता है। मतलब सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ जाएगा, हम उसे सुधारेंगे, उसमें ईंधन भरेंगे, फिर लॉन्च कर देंगे। इससे न केवल लागत में कमी आएगी बल्कि समय भी बचेगा। तो हम पुनः प्रयोज्य किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा एडवांस फेज कुछ ऐसे ही। एडवांस फेज में सबसे पहले जो हमें लॉन्च व्हीकल पढ़ना है उसका नाम है LVM-3। LVM का फुल फॉर्म क्या होता है? LVM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लॉन्च। L का मतलब है लॉन्च, V का मतलब है व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल। और M का मतलब है मार्क, मार्क इसकी सीरीज है। और 3 का मतलब है 3। दोस्तों लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम। और ये कहां से आया नाम? आपको सुना सुना रख रहा होगा, हमने GSLV में मार्क 3 पढ़ा था। दोस्तों इसी GSLV से हमने जो एडवांस वर्जन बनाया वो LVM-3 कहलाया। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो दोस्तों इसलिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का पुराना नाम क्या हो जाएगा? GSLV मार्क 3। और दोस्तों इसकी जो पहली उड़ान है वो 2014 में हमने उड़वाई थी। ये एक्सपेरिमेंट था। जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो 2017 से हमने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई लॉन्च व्हीकल मार्क 3 क्या है, तो आप बताओगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक लॉन्च व्हीकल है जो पहले GSLV मार्क 3 कहलाता था। 2014 में, कब? 2014 में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, इसकी प्रायोगिक उड़ान हुई, और 2017 में इसका परिचालन शुरू हुआ, मतलब इसका ऑपरेशन शुरू हो गया। ओके, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? इसकी ऊंचाई है 43 मीटर। अब हमने क्या किया, GSLV मार्क 3 की ऊंचाई 49 थी, हमने इसकी ऊंचाई थोड़ी कम की और चौड़ाई बढ़ा दी। ठीक है, तो 43 मीटर है। और इसका वजन काफी ज्यादा है। इसका वजन कितना है? इसका वजन है 640 टन। इसका वजन कितना है? 640 टन है भाई। और दोस्तों यह 4 टन के उपग्रहों को GTO तक पहुंचा सकता है
और 8 टन के उपग्रहों को एलईओ तक पहुंचा सकता है। 4 टन वजन लेकर जा सकता है कहां तक? जीटीओ तक। और 8 टन वजन लेकर कहां जा सकता है? लो अर्थ ऑर्बिट तक। मतलब ये इस तरीके का दिखता है भाई। पहले आप इसे देख लीजिए, ये है आपका LVM-3। ये LVM का रियल डायग्राम है। ये फोटो उस समय की है जब हम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर रहे थे। ठीक है, अभी हमें चंद्रयान के बारे में भी डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल समझिए कि हमने चंद्रयान 3 में जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है LVM-3। ठीक है, तो दोस्तों ये है LVM-3। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसके महत्वपूर्ण मिशन देख लीजिए। देखिए, चंद्रयान 3 में इसका इस्तेमाल किया गया है ना, चंद्रयान 3 में हमने इसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 2 में हमने इसका इस्तेमाल किया था GSLV के नाम से, फिर इसका नाम बदल गया। फिर वर्तमान में गगनयान मिशन हम पहुंचाने वाले हैं दोस्तों। वर्तमान में इसी साल के अंत में, दिसंबर के करीब, हमारा इसरो एक नया मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम रहेगा गगनयान। और यह दोस्तों भारत का पहला ऐसा मिशन होने वाला है जिसमें हम मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे। दोस्तों अभी तक हमने भारत की तरफ से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है, लेकिन ये पहला मिशन होगा जिसमें हम 4 लोगों को स्पेस में भेजने वाले हैं स्पेस रिसर्च के लिए। उसमें भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे भाई, LVM-3 का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये था LVM-3। मैं इसका आपको बढ़िया एक सेल्फ प्रेजेंटेशन बनाकर देता हूं। चलिए, आप भी अगर कॉपी लेकर बैठे हैं भाई और आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि आप भले वीडियोस देख रहे हैं, भले ही ऑनलाइन तरीका है पढ़ाई करने का, लेकिन पेन और पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, और इस तरीके से सिनॉप्सिस बनाइए, आपको तुरंत चीजें याद हो जाएगी। दोस्तों LVM का फुल फॉर्म क्या है? LVM का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है वो इसका फुल फॉर्म। और अगर मैं इसका पुराना नाम या पूर्व नाम की बात करूं तो दोस्तों इसका जो प्रीवियस नेम है वो है GSLV मार्क 3। इसका जो प्रीवियस नाम क्या है? GSLV मार्क 3। ओके दोस्तों, इसका अगर हम बात करें कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ या इसकी पहली उड़ान कब थी, तो दोस्तों इसका जो प्रायोगिक प्रक्षेपण हुआ है, या हम ये कह रहे हैं कि प्रायोगिक उड़ान हुई है, ये हुई है कब? ये हुई है भाई 2014 में। और दोस्तों इसका जो परिचालन है, परिचालन का मतलब होता है इसका ऑपरेशन, कि कब इसे पूरी तरह शुरू किया गया? 2017 में। ठीक है, अगर हम इसके ऊंचाई और बाकी चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल मैप हम बना लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल मैप हम बना रहे हैं भाई। ये जो साइड में बनाए जाते हैं इन्हें बूस्टर कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा थ्रस्ट या एक्स्ट्रा मदद देने का काम करते हैं भाई, किसमें? रॉकेट के अंदर। और ये है दोस्तों LVM। LVM की अगर हम बात करें तो LVM की जो हाइट है, LVM की हाइट है साथियों 43 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 43 मीटर। और दोस्तों अगर हम इसके वजन की बात करें, अगर हम इसके किसकी बात करें? वजन की बात करें तो इसका वजन है 640 टन। इसका वजन कितना है? 640 टन इसका वजन है साथियों। तो इसकी हाइट है 43 मीटर और इसका जो वजन है वो कितना है? इसका वजन है 640 टन। ठीक है, और क्षमता की अगर हम बात करें, अब यहां पर हम बात करते हैं इसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी क्षमता है काफी ज्यादा। यह है 8 टन के उपग्रहों को LEO तक पहुंचा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। और 4 टन के उपग्रहों को यह GTO तक, मतलब जियो ट्रांसमिशन ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। मैंने सब पिछली क्लास में पढ़ाया है, LEO क्या होता है, MEO क्या होता है, GEO GTO क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्लास को एक बार देख लीजिए, फंडामेंटल भी रेडी हो जाएंगे और रिवीजन भी आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी अगर हम बात करें कि इस LVM की उपलब्धि क्या है, अगर हम इसकी उपलब्धि पर बात करें तो दोस्तों इसकी उपलब्धि यह है कि चंद्रयान 2 जो है वो हमने इसी से भेजा था। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 हमने इसी से भेजा। और अगर हम दोस्तों भविष्य की बात करें, है ना, अगर हम भविष्य की बात करें तो दोस्तों हम गगनयान मिशन जो है, हमारा जो गगनयान मिशन है वो भी हम किससे भेजने वाले हैं? गगनयान मिशन हम इसी से भेजने वाले हैं। ठीक है,
और इसे कहा जाता है बाहुबली। दोस्तों जीएसएलवी मार्क 3 भी बाहुबली था, अब उसका नाम बदल दिए हमने, तो बाहुबली तो रहेगा ही ना इसका नाम, क्योंकि ये सबसे पावरफुल रॉकेट भारत का भारत का सबसे शक्तिशाली भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये साथियों बात थी LVM-3 के बारे में। जल्दी से आप इसे देखिए, फिर हम आगे की तरफ यहां पर चलने वाले हैं। आगे की तरफ हम बात करेंगे। चलिए, तो ये बातचीत थी LVM के बारे में। जल्दी से इसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, LVM का फुल फॉर्म क्या होता है? LVM का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था GSLV मार्क 3। इसका प्रक्षेपण कब हुआ? 2014 में हमने इसका प्रयोग किया, 2017 में हमने इसे पूरी तरह उपयोग करना शुरू कर दिया। ये इसका डायग्राम है। अगर हम इसके हाइट की बात करें तो 43 मीटर, वजन की बात करें तो 640 टन इसका खुद का वजन है भाई। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें, 8 टन के उपग्रहों को LEO तक पहुंचा देता है और 4 टन के उपग्रहों को GTO तक पहुंचा देता है। साथियों, इसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है और इसने चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में भूमिका निभाई। और अभी इस साल यह गगनयान नाम के जो हमारा मिशन है, जिसमें हम पहली बार 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, उसमें भी जो है इसी का उपयोग किया जाएगा। चलें आगे की बात करते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले लॉन्च व्हीकल की, जिसका नाम है RLV-TD। क्या नाम है? RLV-TD। देखिए, RLV का फुल फॉर्म क्या है? RLV का फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या है दोस्तों? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और दोस्तों ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसमें TD का मतलब क्या है? TD का मतलब है टेस्टिंग मॉड्यूल। क्या नाम है? टेस्टिंग मॉड्यूल। टेस्ट हो रहा है ना अभी उसका, इसलिए। तो दोस्तों रीयूजेबल है ये। रीयूजेबल का मतलब है कि हम इसे एक बार प्रक्षेपित कर देंगे, उसके बाद यह उपग्रहों को छोड़कर वापस आ जाएगा और फिर उसके बाद हम दोबारा इसको छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा समझना क्या होता है। अगर हम एक साधारण प्रक्षेपण यान की बात करें, अगर हम एक साधारण प्रक्षेपण की यान की बात करें, तो ये साधारण प्रक्षेपण यान इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए ये एक प्रक्षेपण यान है, ठीक है, और इस प्रक्षेपण यान में हमने इस प्रक्षेपण यान को हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम, इसे अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए ये एक प्रक्षेपण यान है और इस प्रक्षेपण यान को हमने क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। अब जैसे जैसे हम इसे लॉन्च करेंगे, ये इस तरीके से क्या होता चला जाएगा? आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक है। और दोस्तों इसमें लगा हुआ है क्या? एक सैटेलाइट। और मान लीजिए कि ये वो ऑर्बिट है जहां इसने सैटेलाइट को छोड़ दिया, ठीक है। यहां पर इसने ले जाकर किसको छोड़ दिया? इस सैटेलाइट को ले जाकर छोड़ दिया। अब ये सैटेलाइट दोस्तों इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, लगाएगा, और ये जो लॉन्च व्हीकल है ये जलकर ये इस तरीके से नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही राख बन जाएगा। पृथ्वी से पहुंचने से पहले ही घर्षण के कारण, है ना, घर्षण के कारण ये नष्ट हो जाएगा और सैटेलाइट कक्षा पर घूमने लगेगा। लेकिन देखिए जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो थोड़ा अलग तरीके का है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में दो चीजें लगी हुई है। ऊपर की तरफ लगा हुआ है रॉकेट और नीचे की तरफ लगा हुआ है क्या? इसमें एक एयरप्लेन, फाइटर जेट। तो जब ये ऊपर जाएगा तो रॉकेट की तरह जाएगा। यहां पर ये अपने सैटेलाइट को छोड़ देगा और जब ये वापस आएगा दोस्तों, तो वापस आते समय ये किसकी तरह आएगा? एक विमान की तरह वापस आएगा। किसकी तरह आएगा? विमान की तरह वापस आएगा, ताकि घर्षण को कम किया जा सके और फिर अगली बार इसे फिर प्रक्षेपित किया जा सकेगा, ठीक है। तो थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल में की जाती है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग मॉड्यूल। और इसका पहला परीक्षण हमने 2006 में किया था, ठीक है। क्या किया था? 2006 में किया था। इसका उद्देश्य था
लागत को कम करना और रीयूजेबल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर ये सही तरीके से सफल हो जाता है तो हम 90% तक लागत को कम कर पाएंगे। 90% हमारी जो लॉन्चिंग व्हीकल की लागत है वो कम हो जाएगी। और ये देखिए, ये है आपका आरएलवी। ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये क्या है? आरएलवी। ये है साथियों आरएलवी। तो देखिए, ये रॉकेट है ये क्या? रॉकेट। इसमें दो गुण, यह रॉकेट भी है और साथ में क्या है? साथ में इसमें क्या लगा हुआ है? साथ में इसमें एयरप्लेन भी है। तो जाते समय रॉकेट और आते समय एयरप्लेन। कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा आरएलबी। और दोस्तों, इसका नया नाम जो रख दिया गया है वो रख दिया गया है पुष्पक। इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है पुष्पक। तो ये बातचीत है भाई किसकी? आरएलवी की। क्या बात समझ में आई? दोस्तों, आरएलवी क्या है आइए फिर से हम बात कर लेते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं आपको। भाई आरएलवी क्या है साथियों? आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। मतलब ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसे बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। दोस्तों, इसकी पहली उड़ान कब हुई है? 2016 में। और अभी इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना। अभी ये पूरी तरह, अभी हम इस पे श्योर नहीं हुए हैं कि हम इसको कैसे उपयोग करेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस साल के आखिर तक ये हो जाएगा। इसका नाम क्या रख दिए? इसका नाम रख दिए हैं पुष्पक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुष्पक। तो आप याद रखेंगे, हमारे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? हमारे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम है पुष्पक। ठीक है। तो दोस्तों, ये बातचीत थी किसकी? पुष्पक की। तो हमने अभी अगर हम बात करें कि वर्तमान में क्या चीजें चल रही है या एडवांसमेंट में क्या चीजें चल रही है, तो हमने अभी दो बातचीत कर ली है। हमने दो चीजों के बारे में बातचीत कर ली है। आइए पहले इनका फिर से रिवीजन करते हैं, देन फिर हम आगे चलेंगे। अभी हमने क्या देखा था? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है दोस्तों, इसका पुराना नाम था GSLV मार्क 3, जो कि 2014 में एक्सपेरिमेंटल तरीके से और 2017 में इसे पूरी तरह शामिल कर दिया गया। और इसका अगर हम देखें, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें, इसकी लंबाई है 43 मीटर, वजन है 640 टन और यह 8 टन के वजनी उपग्रहों को LEO तक और 4 टन वजनी उपग्रहों को GTO तक पहुंचा सकता है। इसे बाहुबली कहते हैं क्योंकि ये सबसे पावरफुल है। चंद्रयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, गगनयान जैसे मिशन का संबंध इसी से है। इसके बाद अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने देखा है RLV के बारे में, जिसका नाम हो गया है पुष्पक। इसे 2016 में क्या किया गया है? एक्सपेरिमेंट के तौर पर लॉन्च किया गया है। ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो साथियों आपको हो सकता है कि थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो यही रहने वाला है, साइंस और टेक रहने वाला है। और हमें यहाँ पर चीजों को बनाना नहीं सीखना है, इसलिए हम ये कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमसे जनरल स्टडी पूछी जाएगी तो हम वही चीजें इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा इतना आसानी से मिलता नहीं। तो प्लीज इसे रेडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जरूर है कि आपको क्वेश्चन आएंगे और अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपकी ये मान लीजिए कि जो सेकंड जर्नी है, जो जॉब है, उसे पकड़ने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ULV के बारे में बात करने वाले हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे? ULV के बारे में बात करेंगे। साथियों, ULV क्या होता है? ULV का मतलब होता है यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल। ठीक है। यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल, ULV। अभी क्या पढ़ा था? RLV। तो सबसे पहले पढ़ा हमने LVM, आज लॉन्च व्हीकल मार्क। फिर हमने क्या पढ़ा? RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको हमने पुष्पक कह दिया। उसी की तरह दोस्तों ये है ULV, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, यह अभी कॉन्सेप्ट या डिजाइन के स्टेज में। क्या होता है? जब भी हम किसी एक बड़ी मशीन को बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, नमूना जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हम उसका एक दो बार उसको उड़ाकर देखते हैं, मतलब उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, हम उसकी कमियों को दूर कर लेते हैं, हमारी उम्मीदें उससे पूरी होने लगती है, तो हम उसको ऑपरेशनल फेज में ले आते हैं, मतलब उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, उसका परिचालन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अभी ULV कॉन्सेप्ट वर्जन पर है, मतलब अभी इसके बारे में इसरो सोच रहा है, इसलिए अभी इसका ऑपरेशनल यूज नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या है? साथियों, हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के लॉन्च व्हीकल हो रहे हैं। जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अलग हो गया, GSLV अलग हो गया, मार्क 3 अलग हो गया।
हमने SLV और ASLV को अब रिटायर कर दिया है, क्योंकि अब 40 किलोग्राम के उपग्रह बनाते नहीं है हम। LEO तक पहुंचाने के लिए हमारे पास बेहतर उपकरण है, तो हम ASLV और SLV का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम करते हैं PSLV और GSLV सीरीज और LVM सीरीज का इस्तेमाल। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सैटेलाइट होता जो एक ही होता, मतलब PSLV, GSLV और LVM का काम एक ही सैटेलाइट कर लेता, यूनिफाइड होता वो। तो हमने एक ऐसा सैटेलाइट बनाने की सोचा है जो PSLV, GSLV और LVM मार्क 3 की जगह ले पाएगा। मतलब यह एक प्रकार का मॉड्यूलर फैमिली सिस्टम होगा। इसमें हम पेलोड कैपेसिटी को कम ज्यादा करके और बूस्टर जोड़ के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सैटेलाइट इसमें लगा के भेज सकेंगे। दोस्तों, यह 4 टन से अधिक की क्षमता को LEO और GTO तक पहुंचाने में सक्षम होगा। दोस्तों, हम इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है निम्न तापकी, मतलब इसमें लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जलाकर ऊर्जा बनाई जाएगी, जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसका जो इंजन होगा वो विकास इंजन कहलाएगा। इसका इंजन क्या कहलाएगा? विकास इंजन। और इसमें द्रव ईंधन का उपयोग हम करेंगे, क्योंकि अभी ये आया नहीं है ना, इसलिए हम इसके बारे में सब देख रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों, इससे लागत में कमी आएगी, इसमें मेंटेनेंस में कमी आएगी, और हम बहुत सारे मिशन एक ही सैटेलाइट के द्वारा कर पाएंगे। ये है ULV। ये क्या है साथियों? ULV। ठीक है। तो जल्दी से इसे आप देखिए और फिर हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, आगे की तरफ बातचीत करें। जल्दी से इसे देखिए। चलिए, तो साथियों, ULV के बारे में आपने चीजें देख ली होगी। यह है इसरो का कॉन्सेप्ट या डिजाइन स्टेज पर है। अभी फिलहाल डिजाइन स्टेज पर आधारित लॉन्च व्हीकल है। बहुत जल्द हम इसे एक्सपेरिमेंटल फेज में लेके आएंगे, फिर हम इसका ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। और एक बार अगर ये आ जाएगा तो PSLV, GSLV, LVM सबकी जगह, है ना, सबकी जगह ये ले लेगा, क्योंकि ये मल्टीपर्पस होने वाला है। हम इसमें ईंधन को कम ज्यादा करके छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उपग्रह कहीं भी पहुंचा सकते हैं, चाहे हमें लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना हो, चाहे हमें मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना हो, चाहे हमें जियो सिंक्रोनस में पहुंचाना हो, चाहे पोलर में पहुंचाना हो, हम हर जगह इसका उपयोग कर पाएंगे। इसकी खास बातें देख लीजिए। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो विकास इंजन कहलाएगा। इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट लगेगा, गैसों को लिक्विड करके भर देंगे, बचत होगी पैसों की, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और विभिन्न प्रकार के उपग्रह इसमें भेजे जा सकते हैं भाई। ठीक है। तो अभी हमने बात किसके बारे में की है? ULV। दोस्तों, ऐसे ही हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है वो है SRE। SRE का मतलब होता है स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। SRE का मतलब क्या है? स्पेस कैप्सूल। स्पेस कैप्सूल, R का मतलब क्या है? रिकवरी एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इसे 2007 में लॉन्च किया गया। 10 जनवरी 2007 को इसे PSLV C7 के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं SRE, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होगा दोस्तों? इस तरीके का एक बबल, इस तरीके की एक कांच का एक बॉक्स बनाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे कैप्सूल, और इसमें लोगों को बिठाला जाएगा, इसमें यात्रियों को बिठाला जाएगा। ठीक है। और उन्हें एक रॉकेट की सहायता से, इन्हें क्या किया जाएगा? एक रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। अभी अंतरिक्ष का मनोरंजन करने जा सकते हैं, खोज करने जा सकते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं स्पेस टूरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेस टूरिज्म। जैसे लोग पनडुब्बी से समुद्र की गहराई का पता लगाने जाते हैं, वैसे घूमने जा सकते हैं। जैसे पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं, वैसे ही स्पेस पे जा सकते हैं। तो इसे पहुंचाया जाएगा, और फिर अब चूंकि हमने देखा था लॉन्च व्हीकल तो अंतरिक्ष में जाके नष्ट हो जाता है, तो फिर इसे पैरासूट के माध्यम से, किसके माध्यम से? पैरासूट के माध्यम से। मतलब हमने इस तरीके का एक पैरासूट बनाया, और पैरासूट के माध्यम से इस स्पेस कैप्सूल को हमने कहां पर उतार दिया? समुद्र में उतार दिया। इस तरीके से काम करने वाला है। दोस्तों, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट जो है, यह 2007 को लॉन्च किया गया था, और PSLV C7 के द्वारा, किसके द्वारा? PSLV
C7 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और यह 2007 में 22 जनवरी को, मतलब 12 दिन बाद, बंगाल की खाड़ी में इसे रिकवर किया गया। बंगाल की खाड़ी में क्या किया गया? रिकवर किया गया। दोस्तों, ये जो हमारा भारत है उसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और यहां पर हमने इसे उतारा था। तो मैंने बताया ना कि जो स्पेस रिकवरी कैप्सूल है इसको हमने एक रॉकेट PSLV के द्वारा लॉन्च करे थे। 10 जनवरी को लॉन्च करे हमने, 22 जनवरी को ये आ गया। कब? 2007 में। कहां पर आया? ये आया बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और दोस्तों, ये 12 दिनों तक अंतरिक्ष में था और हालांकि हमने इसमें ह्यूमन नहीं पहुंचाए थे, है ना, अभी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसलिए। और यह कितनी ऊंचाई पर गया था दोस्तों? यह 637, कितनी ऊंचाई पर गया था? 637 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह था। और इसमें 550 किलो का वजन रखा जा सकता है। इसका अधिकतम क्षमता फिलहाल कितनी है? 550 किलो। तो दोस्तों, यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम रिकवरी, नेविगेशन, थर्मल प्रोटेक्शन जैसी जो साइंटिफिक चीजें हैं वो कर पाएंगे। देखिए, यह गगनयान जो हम बनाने वाले हैं ना, उसको समझने के लिए एक प्रयोग किया गया था कि क्या हम ऐसा कोई मिशन फ्यूचर में बना पाएंगे जो हम लॉन्च भी कर सकें सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से उसे धरती पर वापस ला सकें। तो ये चूंकि सफल हो गया, इसी से फिर हम गगनयान के बारे में सोच पाए। और दोस्तों, इसी को लॉन्च करने के साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जो ये कारनामा करवाया। इसके पहले अमेरिका कर चुका है, रूस कर चुका है और क्या कर चुका है? चाइना कर चुका है। ठीक है। भारत चौथा ऐसा देश बना भाई जिसके पास रिकवरी कैप्सूल है। इसके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं। SRE क्या है साथियों? SRE का मतलब होता है स्पेस रिकवरी, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसे कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया था 10 जनवरी को 2007 में। ठीक है, ये इसकी लॉन्चिंग है भाई। और इसे रिकवर कब किया गया साथियों? इसे रिकवर किया गया 22 जनवरी 2007। मतलब इसका टोटल टाइम कितना रहा? टाइम ड्यूरेशन कितना रहा साथियों? इसका टाइम ड्यूरेशन रहा टोटल 12 दिन। रिकवरी कहां से की गई? बंगाल की खाड़ी से की गई। कहां से की गई रिकवरी? बंगाल की खाड़ी से। और लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? लॉन्चिंग की गई PSLV C7 के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्चिंग की गई? PSLV C7 के द्वारा लॉन्चिंग की गई। बस इतनी सी तो बात है। और इसकी उपलब्धियां क्या है या इसका महत्व क्या है? तो दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा देश बना, 4th कंट्री बना। किसके बाद? पहला अमेरिका था, दूसरा रसिया था और तीसरा चाइना था, जो हमसे पहले ये काम कर चुके हैं। भारत चौथा ऐसा देश बना जिसके पास क्या है? स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता है। ठीक है। और भी बातें कर लेते हैं भाई, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता पर बात कर लेते हैं। ये स्पेस रिकवरी की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों, हमने इसे 637 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया था और यह 550 किलो तक का वजन जो है वो ले जा सकता है। कितना ले जा सकता है? 550 किलो तक का वजन ये ले जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए, इसे भी जल्दी से देख लीजिए, तब हम आगे की तरफ अब बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, काफी सारी चीजें हम देख चुके हैं, जल्दी से इसे भी देख लीजिए, देन फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए भाई, दोस्तों देखिए, अभी तक हम काफी सारी बातें जो है वो कर चुके हैं और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको मजा भी आने लगेगा और आपको ये चीजें बिल्कुल बनने लगेगी, क्योंकि देखिए बहुत ही फैक्चुअल चीजें। हाँ, कंफ्यूजिंग हो सकती है और इस कंफ्यूजन को दूर करने का एकमात्र तरीका है इसका रिवीजन। मुझे उम्मीद है साथियों कि आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे।
ये पीडीएफ आप तक पहुंचेगी, ये वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचेगा। इसे आप 2 बार देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, नोट्स बनाइए। नहीं बनाना है नोट्स तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, पर प्लीज 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 इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन करते ही आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो याद हो जाएगी। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है भाई? अभी तक हमने आज की पढ़ाई शुरू की थी एडवांस फेज से। साथियों, हमने एडवांस फेज से बातें शुरू की थी और सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? LVM3, ये हमने डिस्कस किया था सबसे पहले, है ना? LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 डिस्कस किया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हमने डिस्कस किया था दोस्तों रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग मॉड्यूल, जिसको आजकल हम क्या कहने लगे हैं? इसे कहने लगे हैं पुष्पक। ऐसे ही साथियों हमने बात की थी फिर किसकी? हमने बात की है इसकी, इसे हटा देते हैं। हमने बात की थी किसकी? यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल की। यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल, इसका चूंकि अभी तक हमारे पास डायग्राम नहीं है, क्योंकि अभी इसरो ने इसे रिवील नहीं किया है। इसरो खुद अभी डिजाइन ही बना रहा है, तो वो बताएगा कैसे, है ना? पर कॉन्सेप्ट है वो हमारा। और SRE दोस्तों, ये है स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम वापस चीजों को यहां पर ले पाएंगे। चलिए, अब दोस्तों इसी तरह हमारा जो एक और एडवांस प्रोजेक्ट है उसका नाम है अवतार। हम क्या देख रहे हैं? अब जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? अवतार। लेकिन साथियों याद रखिएगा, अवतार का मीनिंग आप तब निकाल पाएंगे जब आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे, अवतार। और दोस्तों इस अवतार का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ए का मतलब है एरोबिक। ए का मतलब क्या है यहां पर? एरोबिक। ए का मतलब क्या है? एरोबिक। वी का मतलब है व्हीकल। वी का मतलब क्या है? व्हीकल। ये एक एरोबिक व्हीकल है। एरोबिक व्हीकल का मतलब क्या होता है? हवा में चलने वाला यान। ठीक है, जो क्या करता है? जो करता है भाई आपका हाइपरसोनिक गति से चलता है। ये हाइपरसोनिक क्या होता है? ये अभी मैं आपको समझाता हूं हाइपरसोनिक क्या होता है। ठीक है, फिर हाइपरसोनिक एरोस्पेस, एयर स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन करता है। दोस्तों समझिए, एरोस्पेस ट्रांसलेशन का मतलब होता है हवा में परिवहन करना, और हाइपरसोनिक का क्या मतलब होता है? जब भी कोई वस्तु ध्वनि की चाल, साउंड की स्पीड से चलती है तो उसे हम सोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनिक। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। हमारे एटमॉस्फेयर पर बदलती रहती है, ये अलग अलग जगह पर हो सकती है अलग अलग, पर अगर ध्वनि की चाल के बराबर चाल से आप गति कर रहे हैं तो इसे सोनिक कहा जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर ध्वनि की चाल से 3 गुना ज्यादा गति कर रहे हैं तो इसे सुपरसोनिक कहा जाएगा। और अगर आप ध्वनि की चाल से 5 गुने से ज्यादा गति कर रहे हैं तो इसे हाइपरसोनिक कहा जाएगा। कहने की बात यह है कि ये जो एरोबिक व्हीकल है, ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक स्पीड से एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बनाया गया। नाम ही है इसका अवतार। इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो प्लीज आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। और यह भी किस प्रकार का है? रीयूजेबल है। दोस्तों ये रीयूजेबल है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें आप 100 बार रीयूज इसे कर सकते हो। 100 बार। जो पुष्पक है उसे 1-2 बार ही कर सकते हैं आप, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। इसे 100 बार रीलॉन्च किया जा सकता है, इसकी खास बात है दोस्तों। और यह है सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट स्पेस प्लेन रहने वाला है। अभी ये कॉन्सेप्ट वर्जन पर है, अभी हमने इसे बनाया नहीं है। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, आने वाले 1-2 सालों में हमें ये दिखाई देगा, इसलिए हमारे सिलेबस में। और दोस्तों हम इसमें जो इंजन इस्तेमाल करेंगे वो क्रायोजेनिक नहीं होगा, वो स्क्रैमजेट इंजन होगा। कौन सा इंजन होगा? स्क्रैमजेट इंजन होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से काम करेगा और इससे काफी अच्छा इसकी क्षमता होगी। ये 1 टन के उपग्रहों को एलईओ तक पहुंचाएगा। क्षमता कम है, 1 टन के उपग्रहों को एलईओ तक ये पहुंचा सकता है। इससे न केवल कॉस्ट कम होगी बल्कि समय भी बचेगा और हम इसका कमर्शियल उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों इसरो क्या करता है? अपना कमर्शियल उपयोग भी करता है। मतलब इसरो हम विदेशों के कुछ देशों को मदद करता है अपने उपग्रहों को भेजने में। हमने कई बार ब्राजील के, कनाडा के, अलग अलग देशों के उपग्रह भेजे हैं और बदले में हम उनसे पैसे लेते हैं, जिससे हमारे इसरो की एक अदर इनकम भी बन जाती है और वह पूरी तरह सरकार पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, तो ये था दोस्तों अवतार, जो हमें फ्यूचर में दिखाई देगा। अब देखिए, मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है जिसमें यहां पर लॉन्च व्हीकल है, यहां पर उनका लॉन्चिंग ईयर है, यहां पर उनकी हाइट, यहां पर उनका वजन, क्षमता और उनका सक्सेस रेट यहां पर लिखा हुआ है, जिसमें सब कुछ है ना?
SLV है, ASLV है, PSLV, GSLV, LVM3, ये है सब कुछ। ऑलरेडी मैंने ऊपर बनाया है, लेकिन ये पूरा का पूरा है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपके लिए तैयार किया है एक माइलस्टोन टेबल। 1969 इसरो के बनने से लेकर 2024 तक क्या हुआ, ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करने में। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताता हूं दोस्तों। 1969 में क्या बना था, इसरो बना था, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका है। फिर 1980 में हमने SLV लॉन्च किया, जिसमें हमने रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया था। 93 में हमने PSLV लॉन्च किया था दोस्तों, PSLV। ठीक है, फिर हमने 2001 में क्या लॉन्च किया था, GSLV लॉन्च किया था। याद आ रहा होगा आपको, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। 2007 में SRE मिशन लॉन्च हुआ दोस्तों, अभी हमने बात की थी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। 2008 में हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया PSLV के द्वारा। 2013 में हमने मंगल मिशन लॉन्च करा। 2016 में हमने RLV, अब मैंने सारे के सारे व्यवस्थित कर दिए। 2017 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 104 उपग्रहों के द्वारा। तो देखिए, मैं इसे यहां पर नहीं, मैं अपनी अगली क्लास में इसका पहले रिवीजन करवा दूंगा और देन आपको आगे की चीजें जो है भाई वो पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले कुछ और तथ्यों पर हम बातचीत कर लेते हैं। कुछ तथ्य और पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हमसे पूछा जा सकता है APJ अब्दुल कलाम कौन है, और आप लगभग जानते होंगे कि APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत के मिसाइल मैन के तौर पर इन्हें जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने मिसाइल बनाने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, जिसको हम कहते हैं IGMDP। और उस IGMDP में इन्होंने 5 मिसाइलें जो है वो तैयार करवाई थी। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, है ना, इसके अलावा आकाश, इसके अलावा त्रिशूल और नाग। दोस्तों, शुरुआत में 5 मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट सर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को दिया था। मिसाइल बनी तो ही तो लॉन्च व्हीकल बन पाए, है ना, क्योंकि मिसाइल में वॉरहेड लगा होता है और उसमें सैटेलाइट लगा होता है। उसका काम हम डिफेंस के लिए करते हैं, इसका काम हम स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं। बाकी रॉकेट और मिसाइल सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो दोस्तों, 5 मिसाइलें जो बनाई थी, इसको कहा गया था IGMDP। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म मैं आगे आपको डिफेंस में पढ़ाऊंगा IGMDP को, ये भी हमें पढ़ना है। लेकिन फिलहाल समझिए APJ अब्दुल कलाम को क्यों मिसाइल मैन कहा जाता है, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। फैक्ट, 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड आज भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 104 उपग्रह हमने पहुंचाए थे, वो हमने पहुंचाए थे PSLV के C-37 के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाए थे, PSLV C-37 के द्वारा पहुंचाए थे 2007 में, जो कि उस समय का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस बात को ध्यान रखना। तीसरा है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पहली बार किस लॉन्च व्हीकल में उपयोग की गई। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी उपयोग की गई है GSLV में। किसमें पहली बार उपयोग की गई, GSLV में। फिर तो बहुत सारे में की गई, लेकिन पहली बार GSLV में। और इसमें क्या होता है, इसमें हम गैसों को बहुत ही लो टेम्परेचर में ठंडा करते हैं और फिर उन्हें जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आपसे कक्षाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। तो ये भी देख लीजिए, LEO क्या होता है। LEO को कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कहा जाता है इसे, लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, भू निम्न कक्षा कहा जाता है, जो पृथ्वी के 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। तो पृथ्वी से 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा LEO कहलाती है। दूसरी होती है दोस्तों, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है GTO, जियो श्रिंकोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। बार बार GTO आया था, इसे हिंदी में कहते हैं भूतुल्यकाली कक्षा। दोस्तों, यह MEO और GSO के बीच की कक्षा होती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों, सूर्य तुल्यकाली कक्षा क्या होती है, SSO। सन श्रिंकोनस ऑर्बिट क्या होता है, जब हम किसी उपग्रह को सूर्य के साथ विशेष कोण पर झुकाकर उसकी परिक्रमा करने लगते हैं। हम किसी सैटेलाइट को इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ रोटेट करवाते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमेशा उस पर पड़ते रहता है। तो जो कक्षा बनती है उसे सन श्रिंकोनस ऑर्बिट कहा जाता है। और क्रायोजेनिक तो बता ही चुके हैं दोस्तों कि क्रायोजेनिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हम गैसों को ठंडा करके ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए,
भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का महत्व भी देख लेते हैं और उसी के साथ इस क्लास को हम खत्म करते हैं। साथियों, सबसे बेहतर जो हमारा प्रक्षेपण यान है उसका नाम है पीएसएलवी। पीएसएलवी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट वाला प्रक्षेपण यान है। 95% इसकी सफलता दर है, मतलब इससे रिलायबल कोई और लॉन्च व्हीकल नहीं है ना। और दोस्तों, हमारा जो मंगलयान था ये मैं बता चुका हूं। मंगलयान की बात अगर हम करें तो मंगलयान की खास बात यह है कि अब तक का सबसे चीप या सबसे सस्ता ये मिशन है। हमने मात्र 450 करोड़ में मंगल तक हमारा लॉन्च व्हीकल पहुंचा दिया था। समझिए, एक फिल्म नहीं बन पाती है बॉलीवुड में अच्छी, या एक हॉलीवुड की फिल्म जितने में नहीं बन पाती है उतने में हमने जितने में एक हॉलीवुड की फिल्म बनती है या उससे दुगने पैसे लग जाते हैं हॉलीवुड की फिल्म बनने में, उससे भी कम पैसे में हमने एक लॉन्च कर दिया एक मिशन को और उसे मंगल तक पहुंचा दिया था, और सफलता पूर्वक, इसलिए खास बात। और दोस्तों, जो हमारा LVM-3 है ये भारत का सबसे ताकतवर क्या है उपग्रह है, इसलिए हमने इसको बाहुबली कहा है ना, क्योंकि 8 टन तक का वजन जो है वो उठा सकता है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बातचीत थी इसरो के लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिसे हमने आज की कक्षाओं में कंप्लीट किया है। और इस तरीके से इसरो के प्रक्षेपण यान वाला हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पढ़ने पढ़ाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा, आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि भाई आपके एक्सपीरियंस क्या है, जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।